लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे भीम बैच में द सेल यूनिट ऑफ लाइफ की आज नई डीपीपी के बारे में बात करेंगे। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। रीड द गिवन स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। ये सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एज पर द गिवन कोड्स। नीचे ये 3 कोड दिए गए हैं। क्रिस्टी दिया गया, सिस्टर्नी दिया गया और थैलेक्वाइड्स दिया गया है। इसके आधार पर आपको ये स्टेटमेंट मिलाने हैं कि कौन सा कोड किस स्टेटमेंट के लिए सही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, इसको हम बोलेंगे थैलेक्वाइड्स, इसका बोला जाता है थैलेक्वाइड्स, ठीक है। इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं क्रिस्टी, इसे हम कहते हैं बेटा क्रिस्टी। डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्गी ऑपरेटस इज कॉल्ड सिस्टर्नी, राइट। अब देखो क्या मैच कर रहा है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट यानी थैलेक्वाइड्स जो है वो पहले के लिए सही हो रहा है। तो पहले के लिए अगर ऑप्शन में देखोगे तो 2 हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, इसमें से 3 और 4 कोई भी सही हो सकता है। अब इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्रिस्टी, क्रिस्टी किस पे आ रहा है? क्रिस्टी किस पे आएगा? क्रिस्टी किसके लिए आएगा? सेकंड पे। तो बेटा यहां पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्गी ऑपरेटस कॉल्ड सिस्टर्नी, ये किस पे आएगा? ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो आंसर इसका सही हो जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम फर्स्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर्म द कोड गिवन बिलो। कॉलम 1, कॉलम सेकंड, मिडिल लैमेला, स्टोरेज, माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस, वैक्यूल, ट्रांसपोर्ट, ग्रेना, सीमेंटिंग मटेरियल एंड डिस्पाइलेशन। वास्तव में बच्चों इसमें करना क्या है कि आपको इनको फंक्शन के हिसाब से मैच कराना है, ठीक है। किसके हिसाब से मैच कराना है? इनको फंक्शन के हिसाब से मैच कराना है। तो चलिए फंक्शन के हिसाब से इनको मैच करा लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे कि मिडिल लैमेला का काम क्या है? मिडिल लैमेला का काम होता है सीमेंटिंग ऑफ मटेरियल, राइट। 2 कोशिकाओं को जोड़ने के लिए कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई मिडिल लैमेला होती है जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है एरोबिक रिस्पिरेशन से। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अपन मैच कराते हैं तो ये रिस्पिरेशन कराता है। अब अगर हम बात करें किसकी? वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज। आपको पढ़ाया गया था कि जितना भी वेस्ट मटेरियल, अनयूजफुल मटेरियल होता है सेल के अंदर का, वो सारा का सारा खेल कौन कराता है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। अब बात आई ग्रेना की, तो ग्रेना की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो ग्रेना क्या करेगा? ग्रेना साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस की, चूंकि ग्रेना पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो ए के साथ जा रहा चौथा, ए के साथ चौथा जा रहा फर्स्ट और सेकंड में, ये भी फर्स्ट हो सकता है और 3rd हो सकता है। फिर अगर सेकंड को हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन, तो यहां पर बी के साथ ये जा रहा है रिस्पिरेशन। और अगर हम सी की बात करें तो सी के साथ पहला स्टोरेज जा रहा, डी की बात करें तो सेकंड के साथ जा रहा। इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा फर्स्ट। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पे है, एक डायग्राम है आपके सामने। ये डायग्राम आप अच्छे से जानते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम हमें लग रहा है क्लोरोप्लास्ट का है। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए चित्र में ए और बी को पहचाने और सही विकल्प चुने।
ग्रेना, ए क्या है, ग्रेना थैलेक्वाइड्स, बी स्ट्रोमा। दूसरा है ए स्ट्रोमा लैमेली, बी ग्रेना। तीसरा है ग्रेनम एंड बी स्ट्रोमा। चौथा है स्ट्रोमा और बी ग्रेनम। देखो यहां पर डायग्राम को और थोड़ा सा अगर क्लियर किया जाए तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा। अब अगर इनकी प्लेट्स की बात करें, ऐसे ये जो प्लेट्स आपको दिख रही हैं इनको हम लोग कहते हैं ग्रेना। ग्रेना जो कि थैलेक्वाइड्स के ग्रुप होते हैं। और यहां भी आपको ये जो दिख रहा है ना, ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है, ठीक है, ये भी ग्रेना है। यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना आपको दिख रहा है। और दो ग्रेना को जोड़ने वाला ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, देखो एक अलग कलर से आपको दिखाती है, इस तरीके से ये जो दिख रहा है बीच में ऐसे, ये जो ये ऐसे ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, ये यहां पर भी ऐसे दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसको जोड़ रहा है बीच में ऐसे। ये जोड़ रहा कि नहीं जोड़ रहा? इसके लिए क्या बोला गया था? इसके लिए बोला गया था स्ट्रेमा लैमेली। तो अगर ए की बात करोगे तो ए यहां पर क्या है, ए की बात करो तो ये क्या है, ये बेटा है स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेली। और अगर बी की बात करोगे तो बी क्या यहां पर है? बी बेटा यहां पर है स्ट्रोमा। तो इस प्रकार इसका, चलिए देखते हैं ए में स्ट्रोमा लैमेली किसमें है। ए में स्ट्रोमा लैमेली बेटा केवल सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इस, और बी में ग्रेना, बी में ग्रेना, स्ट्रोमा नहीं, हाँ सही है। बी पे यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेना आएगा, ये आ जाएगा ग्रेना, क्योंकि स्ट्रोमा तो इसके अंदर भरा हुआ ये मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर है बेटा सेकंड। इसका सही आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिख रहा है मेरे को। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड्स, स्ट्रोमा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है थैलेक्वाइड्स। लेकिन एक तो चीज होती है रटने वाली और दूसरी होती है समझने वाली। अब जरा इसकी समझने वाली बात करो तो समझने वाली अगर बात की जाए तो आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि जो थैलेक्वाइड्स होते हैं वो थैलेक्वाइड्स इस तरीके से क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। और इन क्वाइंस के अंदर एक क्वाइंस के अंदर बेटा जो होता है एक लुमेन होती है, इस तरीके से इसके अंदर भी एक गुहा होती है ऐसे, ठीक है। अब इसमें यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको पीएस सेकेंड, यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर आपको पीएस सेकेंड और यहां पर पीएस फर्स्ट, यहां पे लिखा होता है पीएस फर्स्ट और यहां पे लिखा होता है पीएस सेकेंड। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट है, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसी के अंदर यहां पर पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। कहां पे पाया गया? तो क्लोरोफिल दरअसल पाया जाता है बेटा थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन पे। राइट नाउ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थैलेक्वाइड्स। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा इस तरीके से, एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस इन क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कम लोग इस बारे में जानते हैं। क्या कहा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जीन की उपस्थिति के कारण होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी आने वाली है वो प्रॉब्लम है, जानते हो क्या? वो प्रॉब्लम है बेटा ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जीन। आप इसे नहीं समझ पा रहे हो क्या है? देखो जीन एक तो ये होता है कि किसी भी कोशिका के केंद्र के अंदर होता है, क्रोमोसोम में डीएनए के ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं। तो जीन हमेशा है क्या? न्यूक्लियोटाइड का एक वंश है जो डीएनए पे पाया जाता है, राइट। तो एक तो डीएनए कहाँ होता है आपका? एक डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, और दूसरे वाले जो डीएनए की हम बात कर रहे हैं आप देखो
आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि जब अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरीके से पढ़ा था तो यहां पर भी हमने एक बात की थी कि सिंगल सर्कुलर के साथ साथ यहां पर बात की गई थी कि डीएसडीएनए यहां पर पाया जाता है। इसी तरीके से जब आपने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा था बेटा इस तरीके से, तो क्लोरोप्लास्ट में भी हमने आपको यही चीज बताई थी कि यहां पर एक ये सिंगल सर्कुलर डीएसडीएनए पाया जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो इसी को हम यहां पर कह रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जीन्स। जो मेन केंद्रक के अलावा डीएनए और जीन्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर साफ आ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में इस प्रकार से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जीन पाए जाते हैं। आंसर इसका है पहला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहां पर जो अगला आप देख रहे हो इसमें ध्यान दीजिएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा 2023 का जो पेपर आया था उसी पैटर्न पर मैं 24 की तैयारी करा रहा हूँ। मैचिंग भी आएगा, स्टेटमेंट भी आएगा, इनकरेक्ट करेक्ट आएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ये खतरनाक हैं, जरा होश में और जोश कम करके समझ के इनको करना। ये नहीं कि आंसर रट लिए बस हो गया, ऐसे नहीं चलने वाला। ध्यान दीजिए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए आर बेटा स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। हमको तो बिल्कुल सही लग रहा है। स्टेटमेंट टू क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस या सिंथेसाइजिंग मशीनरी। देखो पहले सेंटेंस हिंदी में सुनो। कह रहा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हैं। दूसरी बात कह रहा कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाई जाती है। दोनों बातें सही हैं, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे तो 70S राइबोसोम जो इसने नहीं लिखा, घुमा के लिख दिया, उसने घुमा के लिख दिया कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाई जाती है। तो बेटा दोनों बातें सही। अभी हम और इन्हीं दोनों के कारण कि अपना डीएनए होता है और अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, इसी के कारण इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। अब इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब, पहले तो ऑप्शन लगा देते हैं कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही हैं। अब अगर बात करें कि क्यों सही है, देखो अर्ध स्वायत्त का मतलब यह है कि कोशिका के अंदर रह करके विभाजित हो सकता है, लेकिन कोशिका से बाहर निकालने पर यह विभाजन नहीं करेंगे, इसलिए अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनॉमस। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झकास क्वेश्चन एक बार यहां पर फिर से हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय 1953। राइबोसोम्स जॉर्ज पैलाडे, राइबोसोम पार्नर, लाइसोसोम डी डुबे, प्रीऑक्सीसोम डी डुबे। देखो यहां पर दो बातें सही आ रही हैं। यहां पर एक तो लाइसोसोम को डी डुबे ने देखा, राइबोसोम्स को जॉर्ज पैलाडे ने देखा, लेकिन ये जो सन है यहाँ पर 1953 की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की लाइन बन जाती है कि राइबोसोम्स जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में सबसे पहली बार खोजा था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा फर्स्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए बात को आगे बढ़ाते पहला अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। तो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन्स ओनली, आरएनए प्रोटीन्स एंड डीएनए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था कि राइबोसोम आर कंपोज्ड विद द आरएनए एंड प्रोटीन्स, दोनों से मिलकर के बना होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर बेटा है कि इन यूकैरियोट राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रमशः कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो यूकैरियोट्स की अगर बात करोगे तो यूकैरियोट्स में हमेशा एक्टीएस पाए जाते हैं, राइबोसोम, ठीक है, कहाँ एक्टीएस पाए जाते हैं। और अगर राइबोसोम की बात करो तो 70S होते हैं,
क्लोरोमाइक्रोकाइंडिया की बात करो तो 70s होते हैं। अब देखो यार, ये देखो कि 2 बार 70s कहाँ पे आ रहा है, तो 2 बार 70s सेकेंड में आ रहा है। अब देखो यूकैरियोटिक में कैसा है 80s, क्लोरोप्लास्ट में कैसा है 70s, माइक्रोकाइंडिया में कैसा है 70s, तो ऑप्शन क्या है सेकंड। क्लियर हो गई बात। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिया गया है इसके लिए क्या सही है। These are small structure which work like orbs. It is covered with plasma membrane. Its core is called axoneme. All of these. देखो इसका सही आंसर, पहले तो ये दिया गया चित्र क्या है, ये बेटा जो आप सामने देख रहे हो ये बना हुआ है TS ऑफ सिलिया ऑब्लिक फ्लैजिला। ये सिलिया या फ्लैजिला का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिलिया या फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इसकी अगर बात करोगे ना तो देखो ये छोटी संरचनाएं जो चप्पू की तरह काम करती हैं, तो सिलिया कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है। चप्पू कहते हैं जो नाव में लगा होता है ना, जिससे नाव चलती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। दूसरा ये प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। अभी बहुत लेटेस्ट पढ़ाया मैंने कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे उन्होंने बनाया कि इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती। तीसरा इसके कोर को एक्सोनीमी कहते हैं। तो कोर को एक्सोनीमी, ये कोर है, कोर को एक्सोनीमी कहा जाता है। तो सही, सारी बातें इसके लिए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। द कोर ऑफ द सीलियम ऑफ फ्लैजिलम कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोटीन्स इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि सूक्ष्म नलिकाएं और उनसे जुड़े प्रोटीन से बने सीलियम या फ्लैजिलम के मूल को कहा जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा है इसके क्या बोलते हैं बेटा, इसको कोर को एक्सोनीमी। अभी मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनीमी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलिए बात करेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्गेनेल्स विद द इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक 9+2 एरी इज द। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि जिसमें ऐसी किसी को मतलब ऑर्गन्स का नाम बताइए जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 9+2 को प्रदर्शित करता हो। तो अगर यहां पर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सीलियम एंड फ्लैजिलम और साइटोस्केलेटन की अगर बात करें, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर अभी आपको बताया गया था, देखिए यहां पर वो बात कर रहा है इसकी। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये 1 और 2, इसके अलावा 1 देख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो 9+2 अगर अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जा रहा है, सिलिया और फ्लैजिला में पाया जा रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका आंसर जाएगा थर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अगर वास्तविक में सीख गए तो आई थिंक मेरा प्रॉमिस है कि 2024 में जो भी हम आपको करा रहे हैं इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। गारंटी नहीं बोला यार जो बाद में घर आ जाओ कि गारंटी लेते हैं, मैं केवल प्रॉमिस कर रहा हूं कि मेरा अंदाजा है, दैट्स माय ओपिनियन। The usual axonal arrangement of microtubules is 6 pair of doublets radially arranged at periphery with a pair of centrally located microtubules. 6 pair of doublets radially arranged at periphery with a single centrally located microtubules. 9 pair of doublets radially arranged at periphery with a pair of सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो यहां पर वही क्वेश्चन जो अभी इसके पहले वाला किया था ना, इसी को किस तरीके से देखो घुमा के पूछ लिया। बात तो वही है कि 9 बाहर की तरफ पाए जाते हैं और 2 केंद्र में पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। ये तो यार सिलिया फ्लैजिलम पीछे पड़ गया। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन फ्लैजिलम एंड
a centriole is respectively, very good, अच्छा क्वेश्चन। अब की बार दो को मिला के पूछा गया है कि सिलिया में और फ्लैजिला में कैसा होता है। देखो हमेशा आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिलिया और फ्लैजिला की अगर बात करोगे तो ये 9+2 है, और अगर हम सेंट्रियोल की बात करेंगे तो सेंट्रियोल में कैसा होता है 9+0 होता है। अब देखो रिस्पेक्टिवली लगा दिया तो किसी में देखो भैया है कोई ऐसा 9+2 9+1 नहीं होगा, 9+1 नहीं होगा, 9+0 एंड 9+2। पहले क्या पूछा, फ्लैजिला नहीं हो सकता, तो 9+2 एंड 9+0 इज द राइट आंसर। फोर्थ बेटा इसका जो हो जाएगा वो एकदम सही है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। क्या बाहुबली सवाल है आपके सामने, मजा आ गया देख के, केवल करने की तो बात छोड़ो। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेंट्रियोल। तो कोई यहां पर ध्यान रखो, इनकरेक्ट को अंडरलाइन मार लो वरना गड़बड़ हो सकती है कि सेंट्रियोल के लिए कौन सा गलत है। ये कहना बोथ द सेंट्रियोल इन आ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि देखो सेंट्रियोल में आपको क्या बताया गया था कि एक सेंट्रियोल ये ऐसे है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से है। पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रोसोम और इसे दोनों को सेंट्रियोल बोला जाता है। ठीक है, देख लिया। तो पहली वाली बात आप गए समझ। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल में केंद्रीय प्रोटीन युक्त हब गायब है। प्रत्येक सेंट्रियोल में कार्ट व्हील की तरह एक संगठन होता है, ये तो सही है। सेंट्रोसोम में आमतौर पर दो बेलनाकार सेंट्रियोल होती है, ये भी सही है। गलती कहां लग रही भाई, गलती कहां लग रही है, गलती है सेंट्रल प्रोटीन एसियस हब इज मिसिंग इन अ सेंट्रियोल, ये गड़बड़ है। क्योंकि सेंट्रियोल में ऐसे बीच में ये हब पाया जाता है जिस पर ये 9 ऐसे इस तरीके से ऐसे 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं, ये प्रोटीन एसियस हब जो है प्रेजेंस है। तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें तो सेकंड सेंटेंस जो है वो गलत है पूरी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बात है, मजा आ गया। फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन। मैच द सेल ऑर्गेनेल्स गिवन कॉलम फर्स्ट विद सेलुलर प्रोसेस इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट क्या कर रहा है, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल। इधर क्या दिया है, काम मिलाना। तो प्रोटीन सिंथेसिस, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी, स्टेरॉइड सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। चलो मैच करते हैं। जब इनको मैच करोगे तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है बेटा क्या है, हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होता है। ये एरो कहाँ जा रहा भाई, अपने मन से मतलब हो यार। लाइसोसोम का एरो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद राइबोसोम का क्या काम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला चला गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती, स्टेरॉइड सिंथेसिस कराती, बिल्कुल सही जा रहे हो। सेंट्रियोल का काम क्या है, सेंट्रियोल का काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। अब देखो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो पहले का सेकंड, पहले का सेकंड भाई साहब एक ही में है और वो है फर्स्ट। बहुत इजी लगा, पहला सवाल बिल्कुल सही था और जो इतना इजीली हो गया अब तक की सीट में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से एक बड़ा सवाल स्टेटमेंट लग रहा मेरे को। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। यहाँ पर हमें देखना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो सेलुलोसिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये तो हो ही नहीं सकता है। हमेशा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यानी आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे मत पढ़ो, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से पहले ही सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख लो ना, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कह दिया, ये तो बिल्कुल बकवास वाली बात। हमेशा सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट विद द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रोसोम इज फाउंड इन,
क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। तो यार न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होती है। सेंट्रोसोम ऑलवेज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कभी कभी तो यार एकदम सरल आ जाता है, कभी कभी एकदम मामला गड़बड़ा जाता है, बिल्कुल नीट की तरह। नीट का पेपर भी बेटा ऐसा ही होता है, ध्यान रखना, सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन टफ, फिक्स और इजी, फिर इंटरमीडिएट, ऐसे तरीके मॉडरेट, इजी, हार्ड, तीनों लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जस्ट जैसे आपको डीपीटी कराई जाए। चलिए फिर से पूछते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड गिवन बिलो। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। अब इनके काम मिलाने। अच्छा, इस बार स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, बोलो भाई, डबल मेम्ब्रेनस है कि नहीं। अब हम सुन तो नहीं पाते हैं, लेकिन वहां से हाँ कर लिया करो, हम जान जाएंगे सही बोल रहे हो, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस। लाइसोसोम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस, ठीक। और राइबोसोम कैसा है, विदाउट मेम्ब्रेनस, ठीक। और न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियो, अच्छा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ए बी सी डी, ऑप्शन तो तीन ही दिए। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है, इस तरीके से इसको भी देख लो। तो अब देखो पहला कहाँ जा रहा है, तीसरे पे। तो पहला तीसरे में गया केवल यहाँ पर। तो पहला गया माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, यहाँ पे आया। अब चलो दूसरा मिलाते हैं, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस। तो बी के साथ सेकंड जाना चाहिए। तो बी के साथ सेकंड केवल यहाँ पे जा रहा है, ऊपर वाले में नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिना टाइम गवाए तीसरा लगा दीजिए, आंख बंद करके। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, तुरंत मैच करता अगर आपको ये चीज आती। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन द क्रोमोसोम हैज द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द शॉर्टर वन लॉन्ग आर्म्स, द क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज। जब गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा सा दूर ऊपर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी और एक लंबी भुजा बन जाती है, तो गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं बेटा सब मेटासेंट्रिक। देखो ये कह क्या रहा था कि जैसे एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में यहां पर हम ये देख लें कि ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है, और इस सेंट्रोमियर पर एक इस प्रकार से एक और आर्म लगी। तो ये दो आर्म आपको दिख रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल मध्य में नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। चलिए बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, अब कोई बात नहीं करते, हम सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। अब कोई बात नहीं करते इसके अलावा। अच्छे बच्चे बनो और अन्य बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाएं। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।